हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका सीडीपी का डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है तो हमसे छूटे नहीं और हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। 2 नंबर है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्योंकि क्वेश्चन में है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि यह विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है। विकास तो बहुआयामी होता है और विकास ऊपर से नीचे केंद्र की बाहर 2 नंबर ऑप्शन, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 कहता है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 है गामक विकास, 2 नंबर ऑप्शन है भाषा विकास, 3 नंबर ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, 4 नंबर ऑप्शन है नैतिक विकास। तो शीर्षगामी विकास जो होता है वह गामक विकास पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो भाषा विकास की अवस्था में संवेदनशील अवस्था जो होती है वह प्रारंभिक अवस्था होती है। जन्म पूर्व का समय तो नहीं होगा और उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो प्रारंभिक अवस्था कहलाता है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीय समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है प्रच्छन्न अवयव समाजीकरण और ऑप्शन नंबर 4 है सक्रिय समाजीकरण। तो इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। चूँकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर 2 है पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर 4 है दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो मौजूदा ज्ञान में जब किसी चीज़ को हम लोग शामिल करते हैं तो उसको तो आत्मसातीकरण कहा जाता है। अगर उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है तो उसको समायोजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे सीधा कह रहा है कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं
अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। यानी कि कंजर्वेशन और सीरिएशन के गुण नहीं है उसमें, तो वो मूर्त अवस्था तो नहीं ही होगा, और वस्तुओं के प्रतीक को वो समझ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र का संप्रत्यय है वो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोई बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके ही कोई चीज़ सीखता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। 2 नंबर ऑप्शन है मौखिक दंड का प्रयोग। 3 नंबर ऑप्शन है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या। 4 नंबर ऑप्शन है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ऑप्शन नंबर 1 पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन तो यही लग रहा है सही हो जाएगा, आगे भी देख लेते हैं। 2 नंबर है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। 3 नंबर ऑप्शन है एरिक्सन का। 4 नंबर ऑप्शन है बैंडूरा का। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास है, तो ये तो सीधी सी बात है, देखते ही ऑप्शन पता चल जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। तो ये ऑप्शन नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को ऑप्शन नंबर 1 पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। ये तो एकदम नेगेटिव पॉइंट है, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव एवं वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। दोहराव और वेधन हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्रियों को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए, नहीं। ये भी इसका मेन थीम तो यही ना है कि घर के ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ा जाए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3
बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 है अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 3 है भाषिक, ऑप्शन नंबर 4 है स्थानिक। तो ध्वनि, लय और शब्द ये सभी भाषिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक ऑप्शन नंबर 2 एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 है मानक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो सतत का अभिप्राय पहला ऑप्शन नंबर अध्ययन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसके बाद वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अंकों, ग्रेड एवं अंक का तो बात ही नहीं करना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में और वो भी तुलना करने की। 3 नंबर ऑप्शन है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये भी नहीं सही है। चौथा है समय समय पर बच्चों का स्मरण की तो बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? पहला है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ये पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, ये गलत है। तीसरा है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, ये भी गलत है। चौथा है आत्म पराजित लक्ष्य, ये भी गलत है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश का निम्न नियम है? पहला है विभेदन, दूसरा है मानकीकृत अनुदेश, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना और 4 नंबर ऑप्शन है पृथक्करण और नामांकन। तो समावेशी कक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्ति विभिन्नताओं को स्वीकार करना। तो यह ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है? नहीं। तीसरा, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाली नियमित स्कूल में जाना चाहिए। ये ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसके आगे वाला ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेंगे। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शन नंबर 1 है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, ये पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 विचार मंथन पर बल देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी चिंतन पर बल देना, अभिसारी चिंतन ये तो नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 असहमति के प्रति सहनशीलता, ऑप्शन नंबर 4 भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों ये आंसर जो है ना, ये सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया है उससे मैच करके ही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा अगर होगा तो कोई भी वीडियो नहीं ही देखेगा। इसलिए आप लोग 100% श्योर रहिए कि इसका जो आंसर मिला रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है एक स्वैर चिंतन यानी आत्म विमोह
वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को रोकने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। ऑप्शन नंबर 1 है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ऑप्शन नंबर 4 है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। चूँकि बच्चा आत्मविमोह है और उसको सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इस तरह के बच्चों के लिए तो ऑप्शन नंबर 3 ही बेटर है कि बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। यहाँ सामूहिक की बात नहीं हो रही है, समावेशी शिक्षा। चूँकि बच्चा को समूह में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए बच्चे को विशिष्ट स्कूल में ही भेजना उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 है के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है कि कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। सजा देनी चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कथन विद्यालय के छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। उसके बाद है कारण बी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही है और ए और जो ये व्याख्या है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी की जगह पे आर दे दिया है, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है आर, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों कथन जो है सही है और एक दूसरे के पूरक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है खंड, ऑप्शन नंबर 2 है अग्रवर्ती आयोजक, ऑप्शन नंबर 3 है स्मृति सहायक, ऑप्शन नंबर 4 है संकल्पना मानचित्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। पहला है रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। ये तो आंतरिक नहीं है, ये बाह्य हो गया। ऑप्शन नंबर 2 रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी बाह्य होगा, आंतरिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ये भी बाह्य मोटिवेशन है। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, यही सही हो जाएगा। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। ये इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा और इसका आंसर यही होगा 4 नंबर। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। ए छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना। 2 छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। 3 छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो यहाँ क्वेश्चन है इनमें से नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायक नहीं देती है, यानी कि क्वेश्चन है वो निगेटिव आंसर ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि
बच्चों का तुलना नहीं किया जाता और यहाँ कर रहा है तुलना करने के लिए। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अधिक त्रुटियों वाले छात्र का कम त्रुटियों वाले छात्र से पृथक करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अधिक त्रुटि 2 नंबर ऑप्शन, अधिक त्रुटियों वाले छात्र को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न अधिक देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ये बहुत VVI क्वेश्चन है क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न बनेंगे ही। तो इसका पहला ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, बिल्कुल गलत। स्मरण आधारित शिक्षा, बिल्कुल गलत। वेधन और अभ्यास, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा समप्रत्ययी समझ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 नंबर। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? पहला है व्याख्या और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन है पुनरावृत्ति यंत्रवत, 3 नंबर ऑप्शन है जब वे कार्यों और क्रियाओं में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है कार्य को पूरा करने के विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है एकदम पॉजिटिव है और सही भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद SCDP का लास्ट क्वेश्चन है आज का, 30 नंबर क्वेश्चन। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना खाली स्थान को बढ़ावा देने की विधि है। ऑप्शन नंबर 1 है यंत्रवत अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषित अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 है निर्देशात्मक अधिगम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है अन्वेषित यानी खोज अधिगम, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।